अस्सलाम वालेकुम किड्स। वालेकुम अस्सलाम। हम जैसे चैनल विन पर देख रहे हैं, लगातार हम बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी के बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और जस्ट फॉर किड्स भी एक कोशिश है कि बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से आपकी आशनाई करवाई जाए। तो हम स्टूडियो में मौजूद बच्चों से पूछेंगे कि आप लोग शहजादी के बारे में क्या जानते हैं, लेकिन उससे पहले हम इनका इंट्रोडक्शन लेंगे और जानेंगे कि इनकी नज़र में शहजादी क्या है। ठीक है किड्स, तो आप लोग सबसे पहले हमें अपना नाम बताएंगे और वन लाइन में आप मुझे बताएंगे कि बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में आपको क्या पता है। ओके, ठीक है, चलें आपसे स्टार्ट करते हैं। Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। My name is Rafia Fatima Sayyed. I am 6 years old. ओके I go to Eurokids preschool. I am in upper KG. ओके राफिया, आप बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में क्या जानती हैं? वो जी बोलिए राफिया। हमारी हजरत मोहम्मद की बेटी हैं। वेरी गुड राफिया, आप बताइए आपका क्या नाम है? Assalamu alaikum. My name is Mirza Sabika Fatima. I am 10 years old. जी सबिका बताइए। बीबी सकीना, बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। हाँ, खतीजा, बीबी फातिमा तो ज़हरा खतीजा की जनाब खतीजा अलैहिस्सलाम की बेटी हैं। राइट जी, आप बताइए आपका क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कुलसुम ज़हरा है जी बीबी फातिमा ज़हरा बहुत ही पाको पाकीज़ा लेडी थी। राइट, उनके बारे में उनकी ये एक जो हम उनको कह सकते हैं कि उनका टाइटल है कि वो ताहिरा है, प्योर लेडी। यहाँ बताइए आप लोग, आपके नाम बताइए। माई नेम इज़ मिर्ज़ा सिद्दीक़ा फातिमा। जी सिद्दीका। आई एम 10 years old. ओके सिद्दीका, बताइए आप बीबी फातिमा ज़हरा के बारे में क्या जानती हैं? कुछ भी आपने कुछ मजलिस में सुना हो, मम्मी से आपने कुछ सुना हो, एनीथिंग? आप हसनैन अलैहिस्सलाम की मादर हैं। परफेक्ट, कौन है हसनैन अलैहिस्सलाम? इमाम हसन और इमाम हुसैन। राइट, आप बताइए। माई नेम इज़ सैयद सकीना ज़हरा। आई एम 8 years old. बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में आपने सुना है? क्या सुना है आपने? आप तमाम औरतों की सरदार है। राइट, वो सारी, उनको क्या कहते हैं हम? सैयदतुन निसाइल आलमीन। निसा क्या होता है? लेडीज, औरतें, उनकी वो सरदार हैं। आप बताइए आपने कुछ सोचा है? मेरा नाम शाहीना सैयद है जी और वो इमाम अली अलैहिस्सलाम की वाइफ थे। जी बिल्कुल, वो इमाम अली अलैहिस्सलाम की वाइफ हैं। तो हमको देखिए ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं शहजादी के बारे में पता होनी चाहिए, क्योंकि अभी हम छोटे हैं। जब हम बड़े होते हैं तो उनके बारे में और डिटेल्स हमें पता होनी चाहिए, जैसे उनकी विलादत कब हुई, उनकी शहादत कब हुई, कैसे हुई, जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज हमारा मौजू है कि हम बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी से एक वाक़या लेंगे। ठीक है, आर यू ऑल रेडी फॉर द स्टोरी? आई वॉन्ट यू ऑल टू पे अटेंशन बिकॉज आफ्टर स्टोरी हम आप लोगों से सवाल करेंगे, तो आप लोगों को जवाब आने चाहिए। कहीं हम स्टोरी बोल रहे हैं, आपका माइंड कहीं और है, मैं अपना टॉय छोड़कर आई हूँ, तो आप लोग नहीं मिस कर देंगे, फिर आपको आंसर नहीं आएगा। तो पे अटेंशन, ओके? इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बहुत छोटे थे, ठीक है? 4 और 5 years की उनकी एज होगी और वो लोग बहुत बीमार पड़ गए। हम लोग के नहीं बच्चे आ रहा, अक्सर ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं और उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए दोनों को देखने, तो उन्होंने देखा बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बहुत परेशान है। अगर एक बच्चा बीमार होता है ना, सबसे ज़्यादा उसकी बीमारी का असर अगर किसी पर पड़ता है तो वो बच्चे की माँ होती है। सबसे ज़्यादा माँ परेशान होती है कि मेरा बच्चा बीमार है। तो रसूलुल्लाह ने यही देखा कि शहजादी का चेहरा जर्द है, उतरा हुआ है। तो रसूलुल्लाह ने पूछा, फातिमा क्या हुआ है, क्यों इतनी परेशान लग रही हैं आप? बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया कि हसन और हुसैन बीमार हैं और उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है। तो अब हमारी जब कोई दुआ कबूल नहीं होती है तो हम क्या करते हैं? एनीबडी, एनी आइडिया हम क्या करते हैं? नज़र। एग्जैक्टली, हम नज़र करते हैं या हम एक प्रॉमिस करते हैं कि अगर हमारी ये दुआ कबूल हो जाएगी
तो हम ये करेंगे, सपोज हम एक तस्बीह ज़हरा पढ़ेंगे या हम एक रोज़ा रखेंगे। तो रसूलुल्लाह ने यही कहा कि शहज़ादी आप नियत करिए कि अगर इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तबीयत ठीक हो जाएगी तो आप जो है तो रोज़ा रखेंगी। तो जब उन्होंने ये बताया तो सबने ये किया, बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा, इमाम अली अलैहिस्सलाम, यहाँ तक कि जनाब फ़िज़ा अलैहिस्सलाम, क्योंकि वो भी इमाम हसन और इमाम हुसैन से बहुत मोहब्बत करती थी, तो उन्होंने भी रोज़ा रखने के लिए नियत की कि जब इमाम हसन और इमाम हुसैन ठीक हो जाएंगे तो हम लोग 3 दिन रोज़ा रखेंगे। और फिर जैसे हमारे साथ भी होता है कि हम ये नियत करते हैं, अगर हम इस सब्जेक्ट में फ़ेल होने वाले और हम नियत करते हैं कि हम तस्बीह पढ़ेंगे, हम पास हो जाएं, तो वैसे तो हमने जो है तो पढ़ाई में कुछ नहीं किया होता, लेकिन हम सारा जो है तो अल्लाह पे डाल देते हैं, अल्लाह तू पास करवा दे बस। एनीवे, तो हम लोग जो है तो जैसे दुआ करते हैं और ऐसा होता है कि हम पास भी हो जाते हैं, हमारी दुआ कबूल हो जाती है, कहीं से ऐसे मार्क्स निकल आते हैं हमारे जो हमें पासिंग मार्क्स मिल जाते हैं, राइट। तो वैसे ही जो है तो शहज़ादी की दुआ कबूल हो गई। और फिर उसके बाद शहज़ादी ने क्या किया, अब उन्होंने रोज़ा रखने की नियत की। फिर हम रोज़ा करते हैं तो हम क्या करते हैं, रोज़ा रखते हैं, हम सहरी करते हैं, इफ्तारी करते हैं। मौला अली ने, आपको पता है मौला अली क्या काम करते थे? एनीबडी, किसी को पता है? बिफोर आई से किसी को पता है? एनी आइडिया? ओके, ठीक है, आई विल हेल्प यू। आप लोग ये याद रखिए, ओके। मौला अली 2-3 काम करते थे। मौला अली बहुत पावरफुल थे, आपको पता है उनके जो आर्म्स थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे। तो जो काम करते थे ना वो भी आसान काम नहीं था, वो कुआं खोदते थे। और कुआं खोदना कोई आसान बात नहीं होती, हर कहीं हम कुआं नहीं खोद सकते, वो एक नॉलेज भी होती है कि इस जगह पर पानी मिलेगा तो यहाँ कुआं खोदना चाहिए। प्लस मौला अली क्या करते थे, गार्डनिंग करते थे। तो उन्होंने एक जू किया, जो हम कहते हैं यहूदी, उसके उन्होंने काम किया। उन्होंने उतनी जो है तो कहते हैं, मजदूरी कहते हैं ना, वो बांध ली। तो उस ज़माने में शायद पैसों पर नहीं तय होती होगी मजदूरी, और आटा ले लिया, चावल ले लिए, इस तरह से तय होती थी, जिसको हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। यानी कोई चीज़ के बदले कोई चीज़ लेना, या तो हम अपने चावल दे के आटा ले लें या हम कोई काम के बदले वो चीज़ जो है तो उनसे ले लें। तो मौला अली 3 दिन के हिसाब से उनसे आटा या गेहूं लेकर आए। हम सब जानते हैं ना, शहज़ादी ज़हरा सलाम अलैहा चक्की पीसती थी। क्या चक्की पीसती थी? वीट, जौ, बाजरी, इस तरह के जो भी ग्रेन्स हैं वो पीसती थी। और वैसे हमने सुना है मौला अली जौ की रोटियां खाते थे, तो शायद वो जौ का ही आटा लाए होंगे, राइट। और फिर जो है तो रोटी बनी, सबने रोज़ा रखा और सबकी एक एक रोटी बराबर से आई। और जैसे ही वो लोग इफ्तार करने बैठे, आप सब जानते हैं राइट कि जब हमको बहुत भूख लगी होती है, इफ्तार का टाइम होता है और हमको लगता है कि अब हम ये फटाफट खा लें, लेकिन यहाँ मासूमीन अलैहिस्सलाम, उनका जो लेवल होता है ना वो हम सोच नहीं सकते। तो जैसे ही वो लोग रोज़ा खोलने बैठे, एक आवाज़ आई कि क्या कोई है जो खुदा के नाम पे मुझे कुछ दे दे, मैं भूखा हूँ। अब अहले बैत हैं ये ऐसे नहीं कहते हैं कि जाओ आगे जाओ भैया, हम जैसे अपने घरों में करते हैं आगे जाओ, ये नहीं करते, ये किसी को खाली नहीं लौटाते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले मौला अली ने अपनी रोटी दी, फिर बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपनी रोटी दे दी, जनाब फ़िज़्ज़ा ने दे दी, यहाँ तक कि इमाम हसन इमाम हुसैन ने रोज़ा रखा था, ठीक होने के बाद उन्होंने भी अपनी रोटी दे दी और 5 ने अपनी रोटी दे दी। 1 दिन हो गया, अब रोज़े की नियत तो 3 दिन की है। अगला दिन आया, फिर सब रोज़े से हैं, फिर अगले दिन का आटा यूज़ हुआ, फिर बनाई गई रोटी, फिर बैठे अफ्तार पर, फिर कोई मिस्कीन या यतीम आ गया और फिर उसने यही आवाज़ बुलंद की जो कल वाले साहिल ने बुलंद की थी, क्या कोई है जो मुझे खुदा के नाम पर कुछ दे दे। फिर सब ने अपनी रोटी दे दी और यहाँ तक कि तीसरे दिन भी यही हुआ। अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है, मैं ये अपनी स्टोरी से रोक के बोल रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि फ़कीर एक था, साहिल एक था, उसको तो एक रोटी में भी पूरा हो जाता, 5 ने अपनी रोटी क्यों दे दी, राइट। इसका जवाब ये है कि जब फ़कीर एक आया और बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपनी रोटी दी या मौला अली ने दी, तो अहले बैत जो है ना फजीलतों में एक दूसरे के बराबर हैं।
कोई किसी से कम नहीं है। यानी अगर कोई एक अहले बैत नेकी करते हैं तो दूसरे अहले बैत भी वही नेकी करते हैं, क्योंकि सब एक हैं। जैसे हम कहते हैं कुल्लुना मोहम्मद, सब एक ही हैं। तो यानी अगर इमाम अली देंगे तो बीबी फातिमा जहरा भी देंगी, इमाम हसन अपनी रोटी देंगे तो इमाम हुसैन भी देंगे। सब के सब करीम हैं और कोई भी फजीलतों में एक दूसरे से पीछे नहीं है। तो उन लोगों ने सबने ये कुर्बानी दी। ऐसा नहीं कि सिर्फ माँ बाप ने कुर्बानी दी, बच्चों ने नहीं दी, यहाँ तक कि बीबी फिज़ा भी इस फजीलत में शामिल हैं कि उन्होंने अपनी रोटी दे दी। खैर, उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ये इतनी पसंद आई ये अदा इन लोगों की, इन्होंने अपनी भूख 3 दिन की भूख जो है तो बर्दाश्त करके पहले किसी और को अपने ऊपर तरजीह दी, ईसार किया। अल्लाह को ये चीज़ बहुत पसंद आई और उसी वक्त सूरह दहर नाजिल हुआ। सूरह दहर का एक और नाम है सूरह इंसान, जो 31 आयत का है। और ये सूरह नाजिल हुआ इन लोगों की शान में कि इन्होंने इतना बड़ा काम किया। और यहाँ तक कि इसमें ये आयत यही कहती है अल्लाह सबसे ज़्यादा उन्हें पसंद करता है जो लोगों को खाना खिलाएं। अब आप ये सोचेंगे इतने सारे भूखे हैं दुनिया में, हम किसको किसको खाना खिलाएं? राइट, बहुत सारे लोगों को हम खाना नहीं खिला सकते, एक को खिला सकते हैं। अगर हर इंसान एक को खाना खिलाए, किसी एक भूखे को, तो बहुत सारी भूखमरी जिसे हम कहते हैं कम हो सकती है। राइट, आपने एक को खिलाया, आपने एक को खिलाया, तो कम से कम 6 और मुझे मिला के 7 लोग तो भूखे नहीं होंगे ना अगर हमने सिर्फ एक को खाना दिया तो। राइट, तो आप ये ना सोचें कि नहीं खिलाएं तो सबको खिलाएं, क्योंकि मौला अली की क्या हदीस मिलती है, चैरिटी अगर छोटी हो तो उसमें शर्म नहीं है बिल्कुल नहीं देने से। स्मॉल अमाउंट, 1%, बट डू इट। ठीक है, आप लोग को स्टोरी अच्छी लगी? रेडी फॉर क्वेश्चंस? आई होप आप लोग डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, आप सब अटेंशन दे रहे थे। तो कोई मुझे बता सकता है मौला अली अलैहिस्सलाम ने क्या काम किया था, या वो क्या काम करते थे उमूमन? माशाल्लाह इतने सारे लोग अटेंशन पे कर रहे थे। आप बताइए। कुआं खोदते थे और गार्डनिंग करते राइट, सी शी वाज पेइंग अटेंशन। वो कुआं खोदते थे और वो गार्डनिंग करते थे। अच्छा, सूरह दहर का दूसरा नाम क्या है? सूरह इंसान। कितनी आयतें बताई थी मैंने? 31। वेरी गुड, आप ये याद रखेंगी ना? गुड। तो अच्छा, अब हम है ना सवाल हो गए हमारे, हम बढ़ते हैं मॉरल की तरफ। आपने क्या मॉरल निकाला इस स्टोरी से? मुझे सबसे जानना है आपने क्या मॉरल निकाला। आपसे स्टार्ट करेंगे राफिया। हमें कभी ग्रीडी बन के खाना नहीं चाहिए, किसी को देना नहीं चाहिए, देना चाहिए। Exactly. बुरी बात होती है अगर नहीं देंगे हम लोग तो गुनाह मिलती है। शी मीन्स कि हम लोगों को सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। वी शुड नॉट बी सेल्फिश कि अगर सपोज हमने पिज्ज़ा लाए हैं, ठीक है, हम सोचे हम अकेले खा लें। नहीं, हमें अपने भाई बहन के साथ शेयर करना है। राइट, कोई भी हो सकता है वो। यानी अकेले खाना बहुत बुरी बात है। हमेशा लोगों को ऑफर करें, शेयर करें। आप बताइए, आपके पास कोई मॉरल है? मेरे पास मतलब हम लोग ने जो लाए पहले गरीबों को देना चाहिए, फिर हम लोग खाएं। ठीक है, ये भी हम लोग मॉरल ले सकते हैं कि हम लोगों को भी ईसार करना चाहिए कि हम जो है तो अक्सर हमारी अक्सर आदत होती है, सिर्फ आप लोगों की बात नहीं है, इस चीज़ के गुनहगार कह सकते हैं, हम भी हैं, वी आर ऑल्सो गिल्टी। हम लोग पुरानी चीज़ें देते हैं, हम लोग वेस्ट चीज़ें देते हैं गरीबों को। कोशिश करें, सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है, वो अहले बैत हैं, कोशिश करें कि हम पहले अपने से कोई गरीब है, सपोज हमारे यहाँ कोई मेड ही आती है, हम उसको कुछ जो है तो खुश कर दें। आज उसके बच्चों के लिए कुछ हमने दे दिया, अच्छा खाना दे दिया, मिठाई दे दी, वॉट एवर। ओके, आप बताइए। कोई हमारे दरवाजे पे आता है खाने की तो हमें मना नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली, बहुत बार ऐसे होता है। ठीक है, हम कभी अपने मूड को भी इसके लिए ब्लेम कर सकते हैं कि हमारा मूड ठीक नहीं था तो हमने उसको बढ़ा दिया, बट कोशिश करनी चाहिए कि हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें और कभी उन्हें इस तरह से जो है तो इंसल्ट करके बिल्कुल नहीं भेजें कि अरे जाओ भाई आगे जाओ, इस तरह से बिल्कुल नहीं करें। जो हमारे पास मौजूद है उससे हम उनकी हेल्प करें। दिस साइड आप लोग बताइए। और हमें अपनी चीज़ें शेयर करना चाहिए। ओके, हम लोगों को शेयर करनी चाहिए। सकीना आप बताइए।
हम लोग को सबके साथ शेयर करना चाहिए और किसी को ये नहीं बोलने का कि नहीं अभी मेरे पास अभी कम खाना है, अभी तुम मत खाओ, और इससे हम लोग को गुनाह भी मिलती है। राइट। और सबसे बड़ी बात हम आपको एक बताएं कि कभी ऐसा होता है ना कि हमने मैगी बनाई है, ठीक है, हमारी बहन आ गई, मुझे भी चाहिए, तो हम लोगों को ना हमेशा फौरन हाफ कर लेना चाहिए। आप ये सोचेंगे एक मैगी है, हमारा पेट तो भरेगा नहीं, पर जब हम कोई चीज़ शेयर करते हैं तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अल्लाह उसमें बरकत डाल देता है। ऐसा होता है मालूम है, एंड दिस इज नॉट समथिंग फेरी टेल नहीं है ये कि मतलब ये इमेजिनेशन में होता है, लिटरली मैं बोल रही हूँ इस तरह से होता है कि जब आप शेयर करते हैं ना, आपका पेट भी भर जाएगा, उसका भी पेट भर जाएगा, फिर भी आपको लगेगा कि आपके बाउल में अभी एक मैगी बची हुई है और खाने के लिए। तो जब हम शेयर करते हैं तो उस खाने में अल्लाह खुद ब खुद बरकत डाल देता है। ओके, अकेले खाने में फिर भी हमारी शायद जगह बाकी रह जाए और मैगी खत्म हो जाए, शेयर करते हैं तो जरूर पेट भरता है, दोनों का भरता है। राइट जी, आप बताइए। चैरिटी भले ही कितनी भी छोटी हो पर ना करने से बेहतर है। यस, जैसे कि हमने पहले ही बताया कि भाई अमाउंट कम ही हो या खाना कम ही हो, पॉइंट इज देना चाहिए। बट आप सबने एक पॉइंट मिस कर दिया। आई वॉज वेटिंग, कोई एक तो बोलेगा। चलिए हम ही बता देते हैं, जब हमारी कोई दुआ कबूल नहीं होती है तो हम लोगों को नज़र करनी चाहिए, प्रॉमिस करना चाहिए कि आज से सपोज हम जो है तो अपनी बहन से लड़ते हैं, तो हम अल्लाह से ये कर सकते हैं दुआ कि हम आज से अपनी बहन से झगड़ा नहीं करेंगे अगर हमारी ये वाली चीज़ पूरी हो गई। या हम, जी राफिया आप कुछ बोलना चाह रही हैं? जी राफिया बताइए। मैं अपनी फ्रेंड्स को सब कुछ शेयर करती हूँ अगर वो लोग मांगते हैं तो। वेरी गुड। मैं अपने डैडी को भी शेयर कर देती हूँ। वेरी गुड राफिया, हम सबको इसी तरह से करना चाहिए। और जैसे कि आई वॉज टॉकिंग अबाउट नज़र, तो अगर हम लोग जो है तो हम लोग माशाल्लाह 9 साल के हो गए, ठीक है, लड़कियों पर तो जल्दी सब कुछ वाजिब हो जाता है, तो हम इस तरह से भी नज़र कर सकते हैं कि अल्लाह अगर हमारी दुआ पूरी हो जाएगी, हम रोज़ा रखेंगे, नमाज तो खैर हमें पढ़नी ही है, या हम शुक्राने की नमाज मान सकते हैं। सबसे छोटी चीज़, हम एक सलवात की तस्बीह पढ़ेंगे, तो इस तरह से हमको ये भी पता चलता है कि इस तरह से नज़र करके दुआ करने से वो पूरी होती है। और फिर ऐसा नहीं कि दुआ पूरी हो गई, भूल गए, अब वो तस्बीह पढ़ना है उसके बाद। ओके, तो आप लोग मेक श्योर करें कि अगर आपके भूलने की प्रॉब्लम है, आप कहीं लिख ले कि आपने क्या माना था, और वो उसको आप ज़रूर पूरा करें। ठीक है, आप लोग को स्टोरी अच्छी लगी ना? वेरी गुड। देखते हैं अगले सेगमेंट में निशत गजाला डिड यू नो में हमारे लिए कौन से इंटरेस्टिंग सवाल लाई हैं और क्या आप लोग उनका जवाब दे सकते हैं या नहीं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स। हम सभी जानते हैं अय्याम अज़ा अय्याम फ़ातिमी है। हमारी तरफ से हमारे वक्त के इमाम ज़माना अजल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की बारगाह में जनाब सैयदा का पुरसा पेश करते हैं। तो चलिए आगाज़ करते हैं अपने सेगमेंट डिड यू नो का। अस्सलामु अलैकुम डियर किड्स, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो चलिए हम आगाज़ करते हैं अपने सेगमेंट का। तो हमारा फर्स्ट राउंड है इस्लामिक क्वेश्चंस का। इसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगी, आपको मुझे उसके सही आंसर्स देने हैं, ठीक है? ओके, सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, जनाब सैयदा अलैहिस्सलाम की विलादत कहाँ हुई है? जी आप बताइए। मक्का। वेरी गुड। बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह की विलादत मक्का में हुई है। मौला अली अलैहिस्सलाम और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी विलादत मक्का में ही हुई है। तो चलिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है, मुहद्दिसा के मीनिंग, व्हाट डज मुहद्दिसा मीन? बातें करने वाली। बातें करने वाली। किससे? देखिए नॉर्मल लड़कियां तो सबसे बातें करती हैं, लेकिन जनाब फ़ातिमा की अज़मत बहुत बुलंद है, उनका मर्तबा काफ़ी बड़ा है। तो मुहद्दिसा का एक्चुअल मीनिंग है फरिश्तों से गुफ्तगू करने वाली। जनाब सैयदा फरिश्तों से गुफ्तगू करती थी। अब मुझे क्या बताइए, हदीस किस्सा सब सुनते हैं मजलिसों में, महफिलों में, हम सब सुनते हैं ना। अब मुझे इसका क्वेश्चन आंसर बताइए कि हदीस किस्सा हमें किसने नकल करके दी है, कहाँ, मतलब उसका रावी कौन है हदीस किस्सा का? जनाबे जाबिर इब्ने अब्दुल्ला। वेरी गुड। हमें हदीस किस्सा जो नकल मिलती है, यानी कि जो उनके रावी हैं हदीस किस्सा के, वो हैं जनाब जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी। और आपको इनकी फ़जीलत पता है? इनकी बहुत फ़जीलतें हैं। सबसे पहली फ़जीलत इनकी है कि ये ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जब वाक़े करबला हो गई थी
तो वाक़े करबला का जो फर्स्ट ज़ाहिर है ना, वो जनाब जाबिर थे। और इसके अलावा ये वो शख्स हैं जिन्होंने रसूल खुदा से लेके हमारे 5th इमाम तक का दौर देखा है। यहाँ तक कि इनको रसूल खुदा ने कहा था कि तुम मेरे 5वें बेटे से मुलाकात करोगे फर्जंद से, तो उनको मेरा सलाम कहना। तो इन्होंने हम रसूल खुदा का सलाम इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम को दिया था। अच्छा, मैं अब आपको एक मीनिंग बता रही हूँ, मुझे आप उसका टाइटल क्या है वो बताइएगा, ठीक है। ये नाम है बीबी सैयदा के, उसमें से मैं आपको मीनिंग दे दूंगी, आप मुझे इसका मतलब वो बताइएगा कि इसका एक्चुअल वर्ड क्या है। मीनिंग लेडी ऑफ हाई रैंक, ठीक है, दिस इज अ मीनिंग। लेट मी गिव यू द टाइटल इज आलिया एंड आदेला। डू यू वॉन्ट मी टू रिपीट द मीनिंग? रिपीट करूँ मीनिंग? ओके, मीनिंग इज लेडी ऑफ हाई रैंक, यानी कि बुलंद दर्जात वाली, दर्जात बुलंद। अब आपके ऑप्शंस हैं आदिला एंड आलिया। आलिया। वेरी गुड, वेल सेड, आलिया। और आपको पता है आदिला के मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आदिला? आदिला का मीनिंग है द वन हु जजेस राइट। अब हमारी बीवी में दोनों सिफतें पाई जाती हैं कि उनका मर्तबा भी बुलंद है और वो उनके जो जजमेंट्स होते थे वो भी करेक्ट होते थे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड पार्ट जो है जीके क्वेश्चंस का। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। वेयर इज द स्मॉलेस्ट बोन इन अवर बॉडी लोकेटेड? हमारे बॉडी में सबसे छोटी बोन कहाँ होती है? ऐसे ग्रुप में मत बोलो, एक साथ रेज योर हैंड एंड देन टेल मी। ईयर। Very good. Year. Okay. In which season, this is the second question, in which season do you get to see rainbow more often? वो season weather जिसमें हमें अक्सर रेनबो दिखता रहता है। ऑब्वियसली मुंबई में तो नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी दिखता है, जो व्यू नहीं होता हम लोग को पोल्यूशन की वजह से। जी आप बताइए। मॉनसून। Yes, monsoon में हमें very frequently we are able to see rainbow, but when there is no pollution, but मुंबई में तो बहुत pollution है। Okay, on which side of the equator does India lie? किसी ने ग्लोब देखा है या इंडिया का मैप देखा होगा? हम सब पढ़ाई करते हैं, सबको ज्योग्राफी भी है सब्जेक्ट, तो किसी ने इंडिया को कभी देखा है मैप में कि इंडिया कहाँ है? देखा है ना सबने? सबने देखा है, वेरी गुड। तो आप मुझे बताइए कि कौन से इक्वेटर की किस साइड में इंडिया लोकेटेड है? नॉर्थ। राइट। गर्ल्स, इतना टफ क्वेश्चन नहीं था, आपने इतना सोचा है ना, मतलब आप लोगों ने मैप बराबर से नहीं देखा है। ठीक से मैप ऑब्जर्व करो और फिर आप चेक करके मुझे नेक्स्ट टाइम बताना कि इंडिया कहाँ है इक्वेटर में, ठीक है? Okay, now this is a question. Where is the Tower of Silence located in India? I know this is little bit tough. If you all want, I can give you a hint. तो अब मुझे बताइए हम सब कहाँ हैं इंडिया में? महाराष्ट्र में हम कहाँ हैं? मुंबई। Very good. So, Tower of Silence in India, इट्स लोकेटेड इन मुंबई। और आपको पता है मुंबई में कितने हैं ये टावर ऑफ साइलेंस? टोटल 5। और यू नो व्हाट इज इट? क्या है ये टावर ऑफ साइलेंस? बताऊं मैं आपको? ओके, तो ज़ोरास्ट्रियन जो कम्युनिटी है उनमें जब कोई मर जाता है, इंतकाल कर जाता है, तो उसकी जो डेड बॉडी होती है उसको जहाँ ये लोग डिस्पोज करते हैं उस जगह का नाम है टावर ऑफ साइलेंस। उस जगह को कहा जाता है, जिस तरह से हम कहते हैं मुस्लिम्स में कब्रिस्तान, उस तरह से ये लोग कहते हैं टावर ऑफ साइलेंस। और ये मुंबई में है इंडिया में, और टोटल 5 है। सबको याद रहेगी ये इन्फॉर्मेशन? Yes. वेरी गुड। ओके, नाउ हाउ मेनी टाइम्स इंडिया हैज होस्टेड ओलंपिक गेम्स? अब जिसको इंटरेस्ट होगा ना स्पोर्ट्स में वो मुझे क्विकली बता देगा। ओह, सकीना को पता है। I think it's a 10. हाउ मेनी टाइम्स? 10. 10? Wrong. 0. India has never hosted Olympic game.
तो चलिए अब हम हमारे क्वेश्चन एंड आंसर्स सारे ख़त्म हो चुके हैं और देखते हैं कि नीलम हमारे लिए नेक्स्ट सेगमेंट में क्या लेके आई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम किड्स। आप तमाम का इस्तकबाल है प्रोग्राम जस्ट फॉर किड्स के आखिरी सेगमेंट, आखिरी मरहले यानी अमेजिंग फैक्ट्स में। आइए सबसे पहले आपको मिलाते हैं उन बच्चों से जो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है। सलामुन अलैकुम किड्स। कैसे हैं आप सब? किड्स, जैसे कि आप जानते हैं अमेजिंग फैक्ट्स में हम आप तमाम के लिए अमेजिंग इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं और फिर वो किसी कंट्री से, किसी एनिमल से या फिर किसी इन्वेंशन से जुड़ी हुई होती है। तो हर बार की तरह आज भी हम आपके साथ एक ऐसी कंट्री की फैक्ट्स लेकर आए हैं, एक ऐसी कंट्री के फैक्ट्स लेकर आए हैं जो ईस्ट अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क है और ये मुल्क, ये कंट्री अफ्रीका में काफ़ी फेमस भी है। इस कंट्री के बारे में ये भी कहा जाता है कि इस कंट्री का तकरीबन 30% हिस्सा नेशनल पार्क्स है, यानी इस कंट्री की वाइल्ड लाइफ काफ़ी ज़्यादा रिच है। आप में से कोई जानता है मैं किस मुल्क की बात कर रही हूँ, किस कंट्री की बात कर रही हूँ? आप जानती है कुलसुम? बताइए। तंजानिया। वेरी गुड, हम बात कर रहे हैं कंट्री तंजानिया की, जिसका ऑफिशियल नेम है यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया। अब आप मुझे बताइए किड्स, आप में से कोई कुछ जानता है तंजानिया के बारे में? It is known for its mountains. यस, इट इज़ नोन फॉर इट्स माउंटेन। और आपको पता है कौन से माउंटेन के लिए तंजानिया सबसे ज़्यादा जाना जाता है? दिस माउंटेन इज़ अफ्रीकाज हाईएस्ट माउंटेन। इस माउंटेन का नाम है माउंट किलिमंजारो और यहाँ पर एक नेशनल पार्क भी है जिसका नाम है किलिमंजारो नेशनल पार्क। इसके अलावा जिस तरह हमने आपको बताया कि तंजानिया का 30% हिस्सा, तंजानिया के रकबे का 30% हिस्सा नेशनल पार्क्स है, तो आपको ये भी बताना चाहेंगे कि सेरेंगेटी नेशनल पार्क इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अच्छा किड्स, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जब हम नेशनल पार्क में जाते हैं और तंजानिया जो कि अपनी सफारीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है, एंड आई एम श्योर आपने डिस्कवरी पे, नेशनल ज्योग्राफिक पे काफ़ी बार प्रोग्राम्स देखे होंगे, राइट, अफ्रीका के नेशनल पार्क्स के। तो आप मुझे ये बताइए कि जब आप नेशनल पार्क में जाते हैं या आप टीवी पे देखते हैं नेशनल पार्क से रिलेटेड प्रोग्राम्स, तो कौन से एनिमल्स देखते हैं आप जानती हैं सभी का? आप बताना चाहेंगी? बताइए। लायन। लायंस, वेरी गुड। लायंस के अलावा हमें वाइल्ड लाइफ सफारी में और क्या देखने मिलता है? एलिफेंट। वेरी गुड राफिया। एलिफेंट्स, लायंस, ये जीब्रास हम देखते हैं ना अक्सर। इसके अलावा और क्या होता है? राइनोसोरस। राइनोस, राइट, और जिराफ। जिराफ, राइट। यानी ये तमाम एनिमल्स अगर आप तंजानिया जाएंगे, यहाँ के नेशनल पार्क्स में जाएंगे, तो आप ये सारे एनिमल्स देख सकते हैं। इतना ही नहीं, तंजानिया इज़ ऑल्सो होम टू वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रैब, यानी दुनिया का जो सबसे बड़ा क्रैब है, कोकोनट क्रैब, ये भी आप तंजानिया में देख सकते हैं। आप जानते हैं कि तंजानिया का कैपिटल क्या है? तंजानिया का कैपिटल है डोडोमा। इसके अलावा कई ऐसी सिटीज़ है तंजानिया की, काफ़ी ऐसे शहर है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जैसे कि दार एस सलाम, अरूशा, मुवंजा, ज़ांज़ीबार आइलैंड्स काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अब अगर हम बात करें यहाँ के रकबे की, तो रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 31st लार्जेस्ट कंट्री माना जाता है। यहाँ की जो आबादी है वो तकरीबन 5 करोड़ 60 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। सो ये सारी चीज़ें आपको याद रहेगी? Yes. आप जानना चाहेंगे कि तंजानिया में तकरीबन कितनी लैंग्वेजेस में बात की जाती है? तंजानिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर आपको आदिवासी की या ट्राइबल्स लोगों की काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन देखने मिलेगी। यहाँ पे वैसे ज़्यादातर लोग स्वाहिली में बात करते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे ट्राइबल ग्रुप्स बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर तकरीबन 120 लैंग्वेजेस पाई जाती है, यानी यहाँ पे लोग तकरीबन 120 ज़बानों में बात करते हैं। शायना, आप रिपीट कर सकती हैं कि यहाँ पे लोग कितनी ज़बानों में बात करते हैं, कितनी लैंग्वेजेस हैं? 120। यहाँ पे तकरीबन 120 ज़बानें बोली जाती है और यहाँ पर तकरीबन 120 से ज़्यादा दीगर कबीले भी मौजूद हैं और इस हर कबीले की जो शनाख्त है वो अलग अलग तरीके से होती है, यानी इनका ड्रेसअप करने का तरीका, इनके कपड़े ये अलग होते हैं। इनमें से कई कबीले के लोग ऐसे हैं
जो अपने फेस पर पेंटिंग वगैरह करते हैं, जिसकी वजह से ये पता चलता है कि ये कौन से कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तंजानिया की, तो तंजानिया की जो आबादी है उसका तकरीबन 40% हिस्सा बिलो पॉवर्टी लाइन रहता है। यानी अगर आप इस मुल्क में जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे गरीबी और बेरोज़गारी काफ़ी ज़्यादा है। इतना ही नहीं, दुनिया का जो सबसे एक्सपेंसिव ट्री है, सबसे एक्सपेंसिव, सबसे महंगा दरख्त है, वो भी तंजानिया में पाया जाता है। आप जानना चाहेंगे उसका नाम? इसे मैपिंगो ट्री कहा जाता है और इसे अफ्रीकन ब्लैकवुड ट्री भी कहा जाता है और इसका जो वुड है ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अच्छा किड्स, ये तो हम तमाम को पता है, जब हम स्कूल में जाते हैं और हमारी असेंबली होती है तो असेंबली में हम कौन सी चीज़ें डिसाइड करते हैं या फिर क्या क्या पढ़ते हैं? प्रेयर, नेशनल एंथम एंड प्लेज। प्रेयर, नेशनल एंथम एंड प्लेज। और हर कंट्री का अपना नेशनल एंथम होता है, राइट? लेकिन आपको पता है शायद क्या ऐसी कोई कंट्री हो सकती है जिसने अपना नेशनल एंथम किसी और कंट्री से लिया हो या अपना नेशनल एंथम किसी और कंट्री के साथ शेयर करती हो? पॉसिबल है? नहीं है। लेकिन आपको जान के हैरत होगी कि दुनिया का वैसे कोई भी मुल्क अपना कौमी तराना, नेशनल एंथम किसी कंट्री के साथ शेयर नहीं करता या किसी कंट्री से लेता नहीं है। लेकिन तंजानिया अपना नेशनल एंथम साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के साथ शेयर करता है। ये दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जिसने अपना नेशनल एंथम शेयर किया है। ओके? यस। कुलसुम, आप रिपीट कर सकते हैं कौन सी 2 कंट्रीज के साथ तंजानिया अपना नेशनल एंथम शेयर करता है? साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे। वेरी गुड, साउथ अफ्रीका एंड जिम्बाब्वे। अब जैसे कि हमने बात की थी यहाँ की वाइल्ड लाइफ की और यहाँ के नेशनल पार्क्स की, तो अगर हम बात करें एज अ कंट्री तंजानिया की, तो यहाँ पर आपको 7000 से ज़्यादा जानवरों के इकसाम देखने मिलेगी। हमने जो कॉमन एनिमल्स जिन्हें हम जानते हैं, लायन, टाइगर, जिराफ, ज़ीब्रास, राइनोसोरस, इन तमाम की बात की, राइट? लेकिन अगर आप तंजानिया जाते हैं तो आपको 7000 से ज़्यादा एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स देखने मिल सकते हैं। तो आप मुझे किड्स ये बताइए, अगर हम अब बात करें यहाँ के नेशनल एनिमल की, तो यहाँ का कौमी जानवर कौन सा होगा? ये जानवर का जो नेक है ये एनिमल का, ये बहुत लंबा होता है। जिराफ। वेरी गुड, यहाँ का जो नेशनल एनिमल है वो है जिराफ। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारे फैक्ट्स जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं ये आपको याद भी रहेंगे और आप घर जाके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। यस। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी नॉलेज में भी काफ़ी इजाफा हुआ होगा। हमेशा की तरह अपने रिस्पॉन्सेज आप लिख भेज सकते हैं winislam@gmail.com पर। इसी के साथ टीम जस्ट फॉर किड्स को दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ। पैगाम इंसानियत। शुक्रिया।